मनी मैटर्स वुमेन के न्यूज़ स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। 2012 खत्म हो रहा है। नए साल की शुरुआत करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर आज हम नजर डालेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर सलाह देने के लिए हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के चीफ फाइनेंशियल प्लानर। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और साथ ही इंश्योरेंस पर हमें राय देंगी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्टर अनीशा मोटवानी। अनीशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे अहम क्या होता है? हर्षवर्धन, आपसे पहले शुरू करना चाहूंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग में अक्सर हमने देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन इसमें प्लानिंग जो खास है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपकी क्या राय रहेगी? प्लानिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस चुनने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और प्लानिंग का बेसिक क्या है? पल्लवी, आपने सही फरमाया कि हम एक एग्जाम्पल प्लानिंग का आप ये ले लीजिए। जब हम वेकेशन पे जाते हैं उसके पहले भी हमें ये मालूम होता है, हम प्लान करते हैं कि हम कौन सी बजट के होटल्स में रहेंगे, हम कौन सी जगह विजिट करेंगे। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, हम अक्सर देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो स्ट्रेट एक प्रोडक्ट को देख के उसमें इन्वेस्ट करता है, वो अपने गोल को वो प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करता। पहला स्टेप जो है कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो ये है कि आपको अपने गोल्स को डिफाइन करिए। आप उसका एक टाइम होराइजन देखिए कि आपको कितने साल बाद वो गोल अचीव करना है, और फिर आप एक बजट बनाएं, एक अपना एक डायरेक्शन और एक एक्शन प्लान बनाइए, और फिर आप निवेश करना शुरू करिए। और ये स्टेज पे आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूंढना है, ना कि आप एक अदर वे राउंड जाइए कि पहले आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूंढिए, उसमें निवेश करना शुरू करिए और फिर डिसाइड करिए कि वो क्या चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे। पहला स्टेप जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बताया वो ये है कि आपको गोल डिफाइन करने होंगे, एक टाइम होराइजन डिफाइन करना होगा, एक बजट बनाइए और एक इन्वेस्टमेंट करना, फिर प्रोडक्ट ढूंढ के शुरू करिए। वो एक सही तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने का। बिल्कुल हर्षवर्धन। अनीशा, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, जैसे हर्षवर्धन ने भी कहा कि पहले अक्सर लोग प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि उन्हें कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना था, उनको क्या एग्जैक्टली प्लान करना था। अगर गोल आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपका जो गोल अचीव करने का जो लक्ष्य रहता है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपसे इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहेंगे। अक्सर हमने इस तरह के शो पर सवाल भी आते हैं कि लोग कोई पॉलिसी खरीद लेते हैं, उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि शायद ये पॉलिसी अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और अक्सर यूलिप्स में ऐसा होता है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते समय भी कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है। क्या वो चीजें हैं अनीशा? हम लोग अपनी जिंदगी का 90% टाइम हम लोग लगा देते हैं पैसा कमाने में, और एक 90-10 रूल होता है जिसके हम प्लानिंग का रूल बोलते हैं कि अगर 90% टाइम अगर आपने लगाया है पैसा कमाने में, तो कम से कम 10% टाइम आप अपना उसके प्लानिंग में लगा दीजिए कि इस पैसे को हम निवेश कैसे करेंगे और इसका ऊंधा फायदा कैसे उठाएंगे हम। तो अगर लाइफ में अगर हमने 90-10 का रूल अप्लाई किया तो 10% अगर आप टाइम डिवोट करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले इसमें जो एक फंडामेंटल जो चीज है वो एक आ जाती है इंश्योरेंस। लाइफ आज इतनी अनसर्टेन हो गई है कि कभी भी कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा लाइफ के इनकम का सिक्योरिटी कवर है कि आज अगर आपकी इनकम रुक जाती है और आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो आपकी फैमिली सिक्योर रहती है, उसके पास एक इनकम आती रहेगी। तो एक इंश्योरेंस की टर्म प्लानिंग तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले फंडामेंटल है कि आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक अपना इंश्योरेंस कवर खरीद लीजिए। ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप है। दूसरा बेसिक स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस कवर। आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, अलग अलग प्रकार की डिजीजेस होती रहती हैं, और लोग इस तरह के डिसीजंस हमेशा पोस्टपोन कर देते हैं कि ये आज नहीं। कोई ये नहीं सोचता कि हमारे साथ कल कुछ इमरजेंसी हो सकती है। हमेशा लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ ऐसा हो रहा है। पर जब हो जाता है, चाहे फिर वो ट्रेजेडी डेथ की हो, चाहे फिर वो हेल्थ की हो, उसके बाद जब हम प्लानिंग शुरू करते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर आपको बेस ठीक करना है, फाउंडेशन ठीक करना है, तो पहले एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टर्म कवर जिसको हम बोलते हैं उसमें निवेश करना चाहिए। एक आपको एक हेल्थ की सिक्योरिटी अपने पास रखनी चाहिए। फिर उसके बाद सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर बैठते हैं प्लानिंग में। तो इसी तरह से हम लोग एडवाइस करते हैं जब हम लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने की सोच रही हैं तो सबसे पहले आप एक लाइफ कवर ले लें और अपनी आय और अपनी उम्र के मुताबिक
फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी एक हिस्सा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट प्लानिंग के का ही एक हिस्सा है ये बजटिंग। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहूंगी बजट बनाने की जो प्रक्रिया है क्या ये बहुत मुश्किल है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम ओवर स्पेंड कर लेते हैं और उसके बाद जैसे साल भी खत्म हो रहा है तो हम तब रियलाइज करते हैं कि अच्छा हमने काफी सारा खर्चा कर दिया। और इनफैक्ट न्यू ईयर के टाइम पर भी ये सब होता है कि गिफ्ट्स में और ग्रोसरीज में और बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं। उसके बाद जब बहुत सारे ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, हमारा बजट बिल्कुल बाहर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, देन वी रियलाइज कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो थी वो काफी ऊपर नीचे हो गई है। ऐसे में बजट के लिए हम पहले से ही प्लान होने चाहिए। हर्षवर्धन, आप ब्रीफली इसको कैसे बताएंगे कि बजट किस तरह से बनाना चाहिए हमें और हमें जो रिव्यू भी करना चाहिए कि हमारे जो एक्सपेंसेस है उन्हें हम कैसे कंट्रोल करें? इसके देखिए दो तरीके हैं। पहला है कि आप अपनी जो इनकम है उसमें से आप अपने जो रेगुलर खर्चे हैं वो आप माइनस करके जो बचता है वो है सेविंग्स। अभी आप ये सेविंग्स को अपने गोल्स के अनुसार, टाइम होराइजन के अनुसार आप एक प्रोडक्ट चूज करके उसे इन्वेस्ट करें। दूसरा एक जो तरीका है वो आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, वो ये है कि पहले आपकी जो इनकम है उसमें से आपने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए हैं। आपको मालूम है कि गोल्स अचीव करने के लिए आपको कितना हर महीने का एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेट असाइड करना है। फिर इसके वो उतना अमाउंट आप अपनी इनकम में से माइनस कर लेते हैं और फिर जो बचता है उतने में आप अपना घर का बजट बनाते हैं, जिसमें आपका डे टू डे लिविंग, आपके हॉलीडे, आपके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वो सब आ जाते हैं। लेकिन आज के माहौल में जब खर्चे कोई भी इंडिविजुअल के कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं तो ये शायद दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल हो। सो पहला स्टेप अगर बजटिंग के हिसाब से अगर किसी को करना है वो ये है कि आप अपनी इनकम में से एक एक्सपेंडिचर का भी आप एक बजट बनाइए कि मुझे हर एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए आपने एक कैप कर दिया कि मुझे घर खर्च के लिए मुझे कोशिश करके इतने बजट में ही फुलफिल करना है हर महीना। गिफ्टिंग, हॉलीडे, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, ये सब आप एक छोटे छोटे बजट से इंटरनली बना लीजिए। फिर जो बचता है आप इन्वेस्टमेंट्स अपने गोल अचीव करने के लिए कर सकते हैं। आपको हर एक इंडिविजुअल को ये भी देखना होगा कि देयर इज अ नीड एंड अ वांट। आपकी ज़रूरतें क्या है और आपको चाहिए क्या। सो जब तक आपकी नीड एक अलग होती है, वांट अलग होता है, पहले आप नीड को फुलफिल करिए और फिर आपके पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी बचती है तो आप अपनी वांट्स के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ये है आपको सिस्टमैटिकली करना होगा। पहले आपकी इनकम में से आप अपने एक्सपेंडिचर को कैप करके रखें, फिर जो बचता है अपने गोल्स रिलेटेड आप उसे सेव करें और इन्वेस्ट करना शुरू करें इन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स। ये जरूरी है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स के जो प्रोडक्ट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगर आपसे ब्रीफली मैं जानना चाहूंगी कि नया फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हमारी जो कुल इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर हम माइनस कर लें, वो हमारी सेविंग होनी चाहिए या फिर एक टारगेटेड सेविंग हो? अगर हम पहले से डिसाइड करें कि महीने में हमें कम से कम इतनी रकम बचानी है, उसमें से हमें खर्च करना चाहिए, इस फॉर्मूले को कैसे देखते हैं और आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए पहले भी थोड़ा मुश्किल है कि हम अगर पहले अपने सेविंग्स प्रेजेंट ऑल्सो हैज टू बी प्लेजेंट। आप अगर प्रेजेंट को एकदम स्क्वीज करके आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें तो शायद वो ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में जब खर्चे किसी के कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं तो ये फॉर्मूला कि आपको सेविंग्स पहले माइनस करें इनकम में से फिर अपने खर्चे जितना बचता है उसमें से करें, वो शायद आज की तारीख में पॉसिबल नहीं होगा। ये अप्रोप्रिएट है कि पहले आप इनकम में से अपने खर्चे जो आपने पहले से बजट करके खर्चे किए उतने आप उसमें आप अपना करिए और फिर जो बचता है वो आप अपने सेविंग्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। वो शायद आज की तारीख में ज्यादा बेहतर तरीका होगा। बिल्कुल। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे निवेश की और उनके विकल्पों की। आपसे मैं ब्रीफली जानना चाहूंगी हर्षवर्धन की डेट और इक्विटी का जो रेशियो है ये कैसे डिसाइड करें और हर अलग इन्वेस्टर के लिए जो ये एलोकेशन है ये अलग रहता है, यानी उम्र के मुताबिक ये होना चाहिए या फिर कितना कौन जोखिम ले सकता है उस पर ये निर्भर करेगा। और साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी कई तरह के विकल्प होते हैं, कई कैटेगरीज होती है, इन्हें चूज कैसे करें ये आपसे जानना चाहेंगे हर्षवर्धन। पल्लवी, पहली बात यह है कि जो आपने एसेट एलोकेशन की बात की है वो डेट और इक्विटी का रेशियो जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम कोई भी एक ऑप्शन इन आइसोलेशन नहीं देखते हैं। उम्र एक ऑब्वियसली एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि इक्विटी में कितना होना चाहिए और डेट में कितना होना चाहिए। लेकिन अगर उम्र हम यंग पीपल को सजेस्ट करते हैं आप ज़्यादा इक्विटी में करिए, अगर लेकिन उनका टारगेट अगर शॉर्ट टर्म है और उनकी कोई लाइबिलिटीज़ हैं जो उन्हें वो शॉर्ट टर्म में फुलफिल करनी होती है तो वो इक्विटी में नहीं कर सकते। सो जो एसेट एलोकेशन है उसमें आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है आपकी उम्र,
दूसरा आपका टाइम होराइजन, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका टाइम होराइजन क्या है। तीसरा ये कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर रखते हुए हम इंडिविजुअली एसेट एलोकेशन प्लान करते हैं और इक्विटी डेट का रेशियो उस प्रकार से डिसाइड करना ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप किसी और को देखें कि उन्होंने अगर 70% इक्विटी में डाला है तो मुझे भी 70% इक्विटी में करना चाहिए। वो एक गलत तरीका है अपना एसेट एलोकेशन प्लान करना। जी, यानी कि उम्र के अलावा आपका जो होराइजन है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप 1 से 2 साल यानी छोटी अवधि में निवेश करने की सोच रही हैं तो इक्विटी में एक्सपोजर लेना ठीक नहीं रहेगा। इक्विटी एक्सपोजर की बात हो रही है तो यहाँ पर यूलिप्स की भी बात होनी चाहिए। अनीशा, आपसे जानना चाहेंगी कि फिलहाल जो ट्रेंड देखा गया है, खास करके अगर हम इस बीते साल की बात करें तो आप अगर किस तरह से इसको देखती हैं? जो ट्रेंड है अभी ऑनलाइन टर्म प्लान्स को लेकर भी ट्रेंड बढ़ा है, खासकर अच्छा हम यूलिप बाजार की बात करते हैं क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होती है। ऐसे में आपने किस तरह का ट्रेंड देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है कि यूलिप में निवेश बढ़ा है या फिर लोगों का रुझान और पुरानी जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज है उनके प्रति अब भी बरकरार है? जो मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि जो यूलिप जो कस्टमर था उसने जब निवेश किया था तो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग शायद लिमिटेड थी कि ये जो है एक मार्केट से लिंक्ड प्रोडक्ट है और मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये ऊपर नीचे जाती रहेगी। लोगों ने मोस्ट बायर्स थॉट कि यूलिप एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है और इसीलिए इसमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे। जब लोगों ने देखा कि यूलिप तो मार्केट से लिंक्ड है और जब मार्केट डाउन गया 2010 में, तब लोगों को एकदम एक अवेयरनेस सी हुई कि ये तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और इसमें रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने हमने देखा कि यूलिप से उनका जो रिस्क एपेटाइट देखते हुए बहुत लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा। और अब हम देख रहे हैं कि जो सेविंग्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम एंडाउमेंट मनी बैक पॉलिसीज बोलते हैं, उसमें कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है बिकॉज उसमें लोगों को सेफ्टी नजर आती है, उसमें सिक्योरिटी नजर आती है, उसमें एक डिसिप्लिन सेविंग मोड नजर आता है। तो हमारी एडवाइस यही रहती है कस्टमर्स से कि यूलिप जो है एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इसे अगर आपने लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आप लेंगे। कम से कम 10 साल और उससे ज्यादा 20 साल इवन 25 साल तक टर्म प्लान्स जाते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तब आप यूलिप में इन्वेस्ट कीजिए, तब आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, अगर आपको 3 साल 5 साल में पैसा चाहिए तो और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके लिए इंश्योरेंस ठीक नहीं रहता। तो 10 साल से अगर कम से कम 10 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है तभी आप इंश्योरेंस को देखिए, फिर चाहे वो यूलिप हो फिर चाहे वो एंडाउमेंट। जैसे कि अनीशा ने भी बताया कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो यूलिप में निवेश करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी देखकर अक्सर ये होता है कि आपने 1 साल का प्रीमियम भरा फिर आपको लगता है कि शायद आपने पॉलिसी ठीक नहीं चूज करी है। अगर ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कुछ अलग ऑप्शन, जैसे आप सोने में निवेश कर सकती हैं, उसमें अगर देखा जाए तो हाल में अच्छा रिटर्न रहा है। बात यहां पर करेंगे टैक्स प्लानिंग की। हर्षवर्धन, सीधे आपके पास चलते हैं। टैक्स प्लानिंग के हमारे पास क्या विकल्प हैं? और जैसे अब साल भी खत्म हो रहा है लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में अभी 3 महीने का समय बाकी है, क्या क्या ऑप्शन है? अगर अब भी, हालांकि काफी लेट है ये, अगर टैक्स प्लानिंग इस मोड पर की जाए, लेकिन फिर भी अभी इन 3 महीनों के लिए क्या ऑप्शन है हमारे व्यूअर्स के सामने? और अब भी अगर टैक्स डिक्लेरेशन के लिए समय बाकी है तो वो किन चीजों में निवेश कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं? पहली बात, अगर आपको एटीसी में जो बेनिफिट लेना है उसमें एक पीपीएफ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप लास्ट मोमेंट भी अगर जाते हैं, क्योंकि ये डेट इन्वेस्टमेंट है, इसे मार्केट की टाइमिंग से कुछ लेना देना नहीं है। सो आप पीपीएफ एक निवेशक एट दिस पॉइंट कंसिडर कर सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। वो मार्केट लिंक्ड, इंटरेस्ट रेट भी मार्केट लिंक्ड हो गए हैं। मार्केट इन द सेंस इट इज लिंक टू द 10 ईयर जीसेक बॉन्ड्स के जो रेट्स हैं उससे 0.25% ज़्यादा मिलता है। लेकिन पीपीएफ एक अच्छा विकल्प है। दूसरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है जो पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर आप इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं और एटीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ईएलएसएस जो स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू दी जाती है और आप उसमें अगर निवेश करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। सिर्फ है कि आप एक साथ ना करके एटलीस्ट 3 महीने में उसे डिवाइड करके आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में या और मार्च में आप इस पीरियड में आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे ब्रेकअप कर लीजिए, आपको टैक्स बेनिफिट पूरा ये साल का मिल जाएगा। अलग दूसरी चीज़ें हैं, काफ़ी निवेशक भूल जाते हैं ये डिक्लेयर करना कि आपके अगर बच्चे हैं और स्कूल की ट्यूशन फीस आप भर रहे हैं उसमें भी आपको एटीसी के बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आप देखिए, अगर आपका एटीसी का लिमिट पूरा नहीं हो रहा है तो आप ट्यूशन फीस अपने बच्चों की अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं और उसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका हाउसिंग लोन है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी एटीसी में बेनिफिट मिलता है। लास्ट मोमेंट अगर किसी को करना है तो डेट प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप पीपीएफ, एनएससी और ये प्रोडक्ट्स में अपनी लिमिट पूरी कंप्लीट करिए। अगर स्प्लिट कर सकते हैं 3 महीने 4 महीने में तो आप ईएलएसएस स्कीम को भी कंसिडर कर सकते हैं। जी,
तो अगर आप यहाँ पर टैक्स प्लानिंग की सोच रहे हैं तो ये कुछ विकल्प हैं आपके सामने। और साथ ही अगर आप सिक्योर रिटर्न्स की भी बात यहाँ पर हो तो आप एफडी में भी, यानी कि 5 साल की एफडी टैक्स सेविंग ऑप्शन भी हो जाएगा आपके लिए और एक सिक्योर रिटर्न का माध्यम भी वो बन सकता है। और हम बात कर रहे थे अनीशा और हर्षवर्धन से, जो हमें बता रहे हैं कि इस साल जो गलतियां आपने की हैं उन्हें आप कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले अनीशा आपके पास आना चाहूंगी, ये जानना चाहेंगे हम कि क्या है वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि अक्सर होती हैं और खास करके इंश्योरेंस से जुड़ी भी। जैसे हमने पहले भी बात करी शो पर कि हम बिना प्लानिंग के निवेश करते हैं और निवेश के नजरिए से भी कई लोग इंश्योरेंस का रुख लेते हैं, वो एक गलत अप्रोच होती है। साथ ही आप ये अगर हमें बताएं कि और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो आई थिंक सबसे पहले तो लोग प्लानिंग नहीं, एक एक प्रोसेस नहीं यूज करते। एक लाइक हर्षवर्धन जी ने कहा कि जितना पैसा बचा है एक प्रोडक्ट चूज कर लिया और उसमें इन्वेस्ट कर लिया। तो एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। 90-10 का रूल अप्लाई करके कि 10% टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम किस तरह से प्लान करें, चाहे अपने आप करें चाहे किसी एडवाइजर की हेल्प लेके करें। दूसरा एक जो मिस्टेक होता है, हम लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। हमारे जो अर्ली ईयर्स होते हैं, स्पेशली विमेन अगर देखा जाए तो अर्ली ईयर्स होते हैं, हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं। तो हम जब लेट प्लानिंग शुरू करते हैं तो हमें रियलाइज होना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी किटी की जरूरत पड़ जाती है और अर्निंग ईयर्स जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं बहुत। तो लेट प्लानिंग ना शुरू करें, जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना आप फायदा उठा सकेंगे इन्वेस्टमेंट्स का। तीसरी चीज जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम इन्फ्लेशन को कभी नजर में नहीं रखते। आज इतना इन्फ्लेशन है इंडिया में, 6% का कम से कम एवरेज इन्फ्लेशन रेट अगर हम आगे लेके चलें तो हमें ये मालूम होगा कि जितनी हमारी आज की जरूरत है उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरत होगी हमारी आगे जाकर के। तो एक इन्फ्लेशन को नजर में रखिए। और चौथी चीज जो बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं वो मार्केट को टाइम करने की, कि आज मार्केट ऊपर गया तो चलिए फटाफट कुछ ले लिया, आज मार्केट डाउन गया तो चलिए कुछ बेच लेते हैं। आज ये एक कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक साइंस है जिसमें एक रुपी एवरेज कॉस्ट का प्ले करता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करिए, आप सिस्टमैटिकली करिए और मार्केट को टाइम ना करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मार्केट बहुत कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि हम लोग अपने उसमें प्लानिंग में नहीं फैक्टर इन कर सकते। और जो लास्ट चीज जो मैंने कहा, सबसे पहले एक फंडामेंटल जरूरत है कि आप अपने लिए एक रिस्क कवर ले लीजिए, चाहे वो लाइफ का रिस्क कवर हो चाहे वो हेल्थ का इंश्योरेंस कवर हो, वो आप ले लीजिए। क्योंकि कभी भी पैसा बनाने से पहले सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिक्योर ही नहीं रही लाइफ तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि अगर आप जितनी लेट प्लानिंग शुरू करेंगे, जितनी लेट इंश्योरेंस खरीदेंगे, आपको प्रीमियम उतना ज्यादा भरना होगा। तो ये एक आम मिस्टेक है जो कि अक्सर इन्वेस्टर्स करते हैं कि कम उम्र में प्लानिंग नहीं शुरू करते। हर्षवर्धन, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्या है वो सेविंग से जुड़ी हुई कॉमन मिस्टेक्स जो कि अक्सर इन्वेस्टर्स कर बैठते हैं। हम अगर ब्रॉडली देखें, माइक्रो लेवल पे नहीं जाते, माइक्रो लेवल पे मैं आपको बता दूं। पहली बात है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन एक द ओनली वे ऑफ मैनेजिंग रिस्क इज डाइवर्सिफिकेशन। तो जो भी आप जितना भी अच्छा कोई प्रोडक्ट दिख रहा हो, आप अपने सारे पैसे उसी में नहीं लगा सकते। आपको एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करके अलग बास्केट्स में रखने चाहिए। आपको टैक्सेशन एक जो एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट का, वो ध्यान रखना होगा। आपको जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपेयर करते हैं, आपको देखना होगा उसके टैक्सेशन जो उसका एलिमेंट है वो कैसे है। कोई टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्सेबल होता है। एक और पॉइंट जो ध्यान रखने की बात है कि वो है कि लिक्विडिटी। आप अगर कोई भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपके गोल की टाइम के साथ मैच नहीं करता है, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो एक रियल एस्टेट शायद एक प्रोडक्ट नहीं हो, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी तुरंत मिलती नहीं है। आपकी बिकने को प्रॉपर्टी तुरंत बिक सकती है या तो आपको 2 साल भी लग सकते हैं। आप अपनी चाइल्ड की एजुकेशन को एक प्रॉपर्टी के साथ तो मैच नहीं कर सकते। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे आपके कुछ बेस्ट पिक्स, यानी कि 2012 में हर कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और जितने भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है, अगर आप ब्रीफली हमें कुछ पिक्स बता सके। मैं लार्ज कैप वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके 10,000 करोड़ के ऊपर है, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं 2 नाम आपको बता दूं, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड एंड डीएसपी ब्लैकरॉक टॉप 100 फंड। ये एक लार्ज कैप में अच्छा फंड है। लार्ज एंड मिड कैप जो 2,500 करोड़ के ऊपर की कंपनीज के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था उसमें निवेश करते हैं, वो है यूटीआई, डिविडेंड यील्ड फंड एंड एचडीएफसी टॉप 200।
अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात करें, विच इन्वेस्ट इनटू कंपनीज विच हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अप टू 2,500 करोड़, उसमें आप IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड और SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड कंसिडर कर सकते हैं। बैलेंस फंड की बात करें जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहता है टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से और इवन अदरवाइज एसेट एलोकेशन के हिसाब से, उसमें आप HDFC प्रूडेंस फंड और रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड बैलेंस फंड चूज कर सकते हैं। ELS कैटेगरी की हमने बात की, जो टैक्स सेविंग पर्पसेस हैं जो अभी बहुत रेलिवेंट हैं, उसमें आप फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड एंड HDFC टैक्स सेवर फंड एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड्स हैं, आप इन दोनों में से किसी में चूज कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स। गोल्ड फंड्स की बात करें तो SBI गोल्ड फंड है एंड रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड। इसमें आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिजिकल गोल्ड रखना नहीं चाहते तो आप ETF में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ETF के नाम बता दूं मैं आपको, गोल्डमैन सैक्स गोल्ड 20 और कोटक ETF डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं, वहां से ले सकते हैं। डेफिनेटली उसको देखकर चूज कर सकते हैं। अनीशा, जाने से पहले आपसे आखिरी हम जानना चाहेंगे ब्रीफली कि अगर जैसे हमने बात की थी फाइनेंशियल प्लानिंग की, ऐसी कौन सी चीज है अगर हम वो मिस कर दें तो पूरी की पूरी प्लानिंग हमारी इनकम्प्लीट होती है, और आपकी तरफ से अगर कोई डिस्क्लेमर है तो? So I think life cover and health cover, like I have been repeatedly saying in the show, is the basic and fundamental thing. दूसरी चीज ये है कि गोल के हिसाब से प्लान करिए। बच्चों की एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट, आज जो लाइफ स्टेजेस हैं जो इतनी इंप्रूव हो गई हैं, आज एक एवरेज इंडियन इज लिविंग बियॉन्ड 80 ईयर्स, तो हमारे उतना ही लाइफ स्टेज है जो कि हमारा नॉन अर्निंग लाइफ स्टेज है। जब हमारी रिटायरमेंट 58 या 60 ईयर्स में हो जाती है, एंड इफ यू आर लिविंग फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स आफ्टर दैट, तो वो एक बहुत बड़ा लाइफ स्टेज है जिसमें आपको एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग और एक अच्छे किटी की जरूरत है। तो आप सिस्टमैटिकली उसमें इन्वेस्ट करिए, शुरू से करिए। जैसे आपकी रिटायरमेंट की लाइफ जो है वो भी एक पीसफुल लाइफ की तरह से प्लान हो जाए। उस टाइम पे हेल्थ की भी बहुत जरूरत होती है, बिकॉज आवर हेल्थ स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग आफ्टर 40। तो आप हेल्थ का ध्यान रखिए, आप हेल्थ के नजरिए से भी प्लानिंग करिए। सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए प्लान मत करिए, आप अपने लाइफ के लिए भी प्लान करिए, ये बहुत जरूरी चीज है। जी, आप दोनों का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को ही नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।